हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास में हम कहानी के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कहानी क्या है, उसके तत्व कौन कौन से हैं तथा उसका कहानी विधा की जो अन्य विधाएं हैं, कहानी का उनसे क्या संबंध है। मतलब उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र इत्यादि से कहानी के संबंध के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी कहानी के विकास का। हिंदी कहानी का जो विकास है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है पूर्व प्रेमचंद युग या आरंभिक युग। अब आप इसमें देख रहे होंगे प्रेमचंद जी का नाम। तो प्रेमचंद जी हैं वो उपन्यास, कहानी इत्यादि में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। इसी कारण उनके युग से पूर्व के युग को तथा बाद के युग को उन्हीं के नाम से संबोधित किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं पूर्व प्रेमचंद युग या आरंभिक युग की, जिसका समय काल 1800 से 1916 माना जाता है, अथवा आरंभ से 1916 तक भी आप इसे कह सकते हैं। यह युग कहानी परंपरा की शुरुआत का युग है। नेक्स्ट है प्रेमचंद युग या विकास युग भी जिसे कहा गया है, जो है 1916 से 1936। इस युग में प्रेमचंद जी और प्रसाद जी की सर्वाधिक कहानियाँ जो हैं प्रचलित रही हैं। उस समय की परंपरा, रूढ़ियों इत्यादि के अनुसार इनकी जो कहानियों की रचना की गई है, इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा इत्यादि का विरोध किया है। नेक्स्ट है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से 1950 माना जाता है। प्रेमचंद युग के बाद के समय को प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया है। नेक्स्ट है आपका स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के पश्चात का युग, जो कि है 1950 से जो अब तक चला आ रहा है। इन सब युगों के नाम के उपरांत हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग अथवा आरंभिक युग की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूर्व प्रेमचंद युग या आरंभिक युग की, जिसका समय काल है 1800 से 1916। इस युग में खड़ी बोली हिंदी के गद्य का विकास हुआ है। कुछ लेखक लल्लू लाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को इस काल की कहानियाँ मानते हैं। परंतु इन कहानियों में समाज और व्यक्ति की वास्तविकता, समस्याओं के निर्देशन की कोई भी बात नहीं थी। उस समय की जो कहानियाँ थी उनमें यथार्थ बोध का बिल्कुल ही अभाव था। बहुत ज़्यादा कल्पना प्रधान कहानियाँ थी और एयारी, तिलिस्मी ऐसी सारी जो काल्पनिक कहानियों का बहुत ही ज़्यादा प्रधानता थी। नीतिपरक उपदेश देना और मनोरंजन का संचार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। उस समय सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ सरस्वती, सुदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, इंदु, इन सब पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो प्रारंभ हुआ था, जिसमें इस युग की कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में किशोरीलाल स्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री कृष्ण लाल, ये सब हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। 1907 में प्रकाशित हुई दुलाई वाला किसकी कहानी थी? बंग महिला की। बंग महिला की दुलाई वाला कहानी को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। इसके पश्चात 1911 में प्रसाद जी की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। यह भी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी थी। इसके अलावा कौशिक जी की रक्षाबंधन, राधा कमल प्रसाद सिंह की कानों में कंगना इत्यादि कहानियाँ उस समय में प्रचलित हुई थी। इस युग की कहानियों में कथानक कैसे थे? वर्णन प्रधान और आकस्मिकता, इन सब की जो है बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। कहानियों के पात्र भी बहुत ज़्यादा भावुक थे। उद्देश्य भावना बहुत ज़्यादा ही प्रचलित थी और कहानियों की भाषा सामान्य, सहज और अलंकृत थी। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद युग, जिसे कि विकास युग भी कहा गया और जिसका समय है 1916 से
1936। इस समय प्रेमचंद जी और प्रसाद जी दोनों ही सर्वाधिक प्रचलित जो कहानीकार आप कह सकते हैं वो प्रसिद्ध थे। इस समय प्रेमचंद जी ने एक नए युग की शुरुआत की थी। इस युग के अग्रणी लेखकों में हैं प्रेमचंद जी और प्रसाद जी। प्रेमचंद जी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ की चेतना हमें दिखाई देती है, जबकि प्रसाद जी की कहानियाँ रोमानी तथा आदर्शवादी कहानियाँ हैं। इस काल में हिंदी कहानी को प्रेमचंद और प्रसाद जैसे कहानीकार जो प्राप्त हुए, उन्होंने व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संधान किया है। मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रथम जो दृष्टांत हमें देखने मिलता है वो मिलता है इनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। इस युग के अन्य कहानीकारों में चंद्रधर शर्मा कुलेरी, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन विशंबरनाथ शर्मा जिन्हें की कौशिक नाम से जाना जाता है, वृंदावन लाल वर्मा, चंडी प्रसाद हृदयेश और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह आदि का नाम भी लिया जाता है। इस समय की कहानियाँ जो थी वो कैसी थी? आदर्शवादी कहानियाँ हैं जो कि उस समय की रूढ़िवादिता को क्या करती हैं? तोड़ती हैं। इन कहानियों में पात्रों के संघर्ष को दिखाया गया है, सामाजिक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है और वातावरण का जो चित्रण है वो किसी भाव की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिए इनमें किया जाता है। इस युग में कहानियों की जो भाषा रही है वो अनुभवों को पाठकों तक अत्यंत ही उचित रूप से पहुंचाती हैं, लेकिन अन्य कहानीकारों की जो भाषा है वो कैसी है? अलंकृत और चित्रात्मक। इसीलिए प्रेमचंद की कहानियाँ जो है सर्वाधिक प्रचलित हुई हैं, क्योंकि वो अपने भावों को, कथा का जो भी उद्देश्य है उसे सही ढंग तक पाठकों तक पहुंचाती रही हैं। इस युग की जो कहानियाँ हैं उनको उपदेशात्मक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा इनमें स्थापित की जाती रही है। इनमें व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे युग की जो है प्रेमचंदोत्तर युग, जिसका समय काल है 1936 से 1950 तक। इस कालखंड तक आते आते कहानी ने अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त कर लिया है। प्रौढ़ता यानी कहानी विकसित रूप में आ गई थी, पिछली कमियों को सुधार लिया गया था। इस कालखंड में जहाँ एक और प्रगतिवादी कविता की तर्ज पर प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख योगदान किसका रहा? यशपाल जी का। ये प्रेमचंद की तरह आदर्शवाद की बात नहीं करते, अपितु यथार्थ की बात करते हैं। मतलब उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या सामने हैं, उनकी बात जो है यशपाल जी करते हैं। इस समय की कहानियाँ मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुई हैं। मार्क्सवाद क्या है? जिसमें सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण किया जाता हो, जिसके अंतर्गत रूढ़ियों का विरोध किया जाता हो, जो कि सर्वहारा वर्ग के कल्याण, मतलब सब वर्गों को सम्मिलित रूप से लेकर चलने वाली हों। ऐसी विचारधारा की जो कहानियाँ हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मानी जाती हैं। और ऐसे लेखकों में किसका नाम लिया जाता है? यशपाल जी का। इस दौरान जो लिखी गई कहानियाँ हैं वो समस्यामूलक कथानक को लेकर लिखी गई हैं। मनोविश्लेषणात्मक कथानक वाली कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई हैं। हिंदी कहानी साहित्य में यह एक ऐसी विशिष्ट धारा है जिसमें कि न केवल व्यक्ति के बाहरी यथार्थ को अपितु उसके आंतरिक आत्मा से जो जुड़े हुए सूक्ष्म मनोभाव हैं उसको भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया गया है। और इस विचारधारा का प्रतिपादन करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जैनेन्द्र जी को। जैनेन्द्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लिखी गई कहानियों में सामाजिक बुराइयों का भी प्रतिपादन किया गया है। इस समय क्या था, जब जनता आज़ाद हुई तब लाल फीताशाही की शिकस्त बहुत ही ज़्यादा थी। इस युग का जो अंतिम समय है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय है। तब जो जनता है
वो ऊंचे अफसरों के लाल फीताशाही में अफसरीगिरी में फंसी हुई थी। तो उनकी जो दुग्ध चित्रावली है वो इनकी कहानियों की रचना है। उस युग में यह हमें दिखाई देता है। मध्यम वर्गीय बाबू लोग तथा अफसरों की जो मनोवृत्तियाँ थी वो भी उस समय की कहानियों में प्रतिबिंबित होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम युग की, जो है स्वातंत्र्योत्तर युग, जो कि 1950 से अब तक माना जाता है। इस समय की कहानियाँ हैं वो अनेक समस्याओं का सीधा साक्षात्कार करती हैं। इस युग में कहानीकार शिल्प के प्रति भी अत्यधिक सचेत रहे हैं। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। इस युग की जो कहानियाँ हैं उन्होंने परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है। मतलब पुराने काल से जो परंपराएं, जो रिवाज कहानी के प्रति चले आ रहे थे, उनको इस युग की जो कहानियां हैं वो तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। इस समय का जो कहानीकार है वो अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक है। इस समय जो है आम आदमी के जीवन संघर्ष को कहानियों ने पूरी तरह से उकेरा है। इस समय आधुनिक जो जीवन तंत्र था, आर्थिक विषमता थी, उनके कारण जो परिवर्तन आए, जो अंतर्विरोध आए, उसे भी यह कहानी रेखांकित करती है। मानवीय संवेदनाएं इनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कथानक के प्रति भी देखा जाए तो इस समय के कहानीकार अत्यधिक जागरूक न होकर समस्याओं के प्रति जागरूक ज़्यादा थे। उस अनुभूति को प्राथमिकता दी गई है। इस समय की कहानियों में संकेतों, प्रतीकों, बिंब विधान, इनका भी अत्यधिक प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने स्वातंत्र्य युग की कहानियों के प्रति कहा है कि आज की कहानी संकेत करती नहीं अपितु खुद ही एक संकेत है। अर्थात इन कहानियों में समस्याओं को इतनी अच्छी तरह से उकेरा गया है कि कहानी को पढ़कर ही उस समय की समस्याओं के बारे में पता चल जाता है। जितनी सामर्थ्यवान और रचनात्मक भाषा अब कहानियों में दिखाई देती है, उतनी हमें पहले की कहानियों में दिखाई नहीं देती है। रिपोर्टाज, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, पत्र, ये सब कहानी के ही विभिन्न रूपों के लिए हुए कहानी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कथानक हमें दिखाई देते हैं, जिनमें कि ज़्यादातर ग्राम के कथानक लिए गए हैं, जिनमें स्वतंत्र भारत के बदलते गांवों की समस्याओं को सहज ही अभिव्यक्ति मिली है। उस समय आंचलिक कहानियों की जो प्रथा है वो भी शुरू हो गई थी, जिन्हें की प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो मुख्यतः जाता है फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रथम कोटि के आंचलिक कहानीकारों में जिनका नाम लिया जाता है वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इस समय अन्य अनेक कहानियाँ भी लिखी गई, जिनमें की एक है नई कहानी, यानी वो कहानी जो नवीन विचारधारा से संबंधित है। नई कहानी जो शब्द है वो नए काल अथवा नए शब्दों से संबंधित नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण से संबंधित है। उस समय का जो नया दृष्टिकोण हमें उस समय की कहानियों में मिला, उसे कहा गया नई कहानी। नए कहानीकारों के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों को वाणी दी गई है। इस कहानी मतलब नई कहानी के जो सशक्त रचनाकार हैं उनमें कमलेश्वर जी का नाम लिया जाता है। इसी परंपरा में साठोत्तरी कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी और ठुमरी, तो कहानियों के हमें अनेक रूप उस समय दिखाई देते हैं। हिंदी जगत में, विशेषकर वर्तमान जगत में, कहानी में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई है और निसंदेह यह विकास 100% होता ही जा रहा है। हिंदी कहानी विश्व के कहानी जगत में अपना उज्जवल भविष्य बनाने में समर्थ है। ये थी कहानी के विषय में, कहानी के विभिन्न युगों के बारे में सामान्यतः प्रचलित विशेषता। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कहानी के तत्वों के बारे में, उसके विभिन्न विषयों से
संबंधों के बारे में। और आज हमने अध्ययन किया है विभिन्न युग के बारे में, जिनमें कि पहला आपने पढ़ा पूर्व प्रेमचंद युग। नेक्स्ट जो दूसरा युग आपने पढ़ा वो पढ़ा प्रेमचंद युग। अंतिम हम तीसरा जो युग पढ़ा वो है प्रेमचंदोत्तर युग तथा अंत में स्वातंत्र्योत्तर युग। हमने इन सभी युगों की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन आज की क्लास में किया है। इन सारे कालों के अंतर्गत जिस जिस तरह से कहानी का विकास हुआ है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो कहानी है वो विकास की तरफ बढ़ती गई है, और स्वातंत्र्योत्तर युग में अभी भी कहानी का विकास जो है वो प्रतिधर होता चला जा रहा है। प्रतिदिन कहानी अपने विकास की नवीनतम ऊंचाइयों को छूती चली जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी जो कहानी है वो विश्व के पटल पर अपना स्थान अवश्य ही बनाएगी। तो ये है कहानी के विभिन्न युगों के बारे में। अब हम अपनी अगली क्लास में कहानी की विभिन्न शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।